हम अफ़गानियों को अपनों ने निकाला, गैरों ने कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया। गरीब कश्मीर के 50 बच्चों की कफ़ालत आज़ाद कश्मीर के मेरे फ़कीर वज़ीर आज़म ने कैसे की और कैसे कर रहे हैं। अदालत ने इमरान खान को किस बात की आखिर इजाज़त दे दी, जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आज शदीद गुस्से में आए और क्यों आए। आज इन 4 अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महात हूँ। सबसे पहले ये पाकिस्तान के चैप्टर के ऊपर बात करते हैं, फिर अफ़गानियों के ऊपर और ख़ासकर अपने खित्ता कश्मीर के हवाले से भी हम बात करेंगे। इमरान खान साहब को जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने इजाज़त दी है जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कि इमरान खान जो हैं वो अपने बच्चों से खुले दिल से सरेआम खुलेआम जो है जेल से बैठ के बात कर सकते हैं। इससे कबल भी उनको इजाज़त दी गई थी लेकिन अमल नहीं हो सका था। इस बार फिर से जज साहब ने इजाज़त दी है और क्या कोई बंदा खान साहब की उनके बच्चों से जो कि बरतानिया में बैठे हैं उनसे बात करवाएगा या नहीं करवाएगा। क्या अदालत अपने ही किए हुए फैसले के ऊपर अमल करवा सकेगी या ये सिर्फ एक लॉलीपॉप होता है, बात को टालने की हद तक चीज़ें होती हैं। मगर ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और संगीन खिलाफ वर्जी है कि किसी बाप को उसके बच्चों से जेल में रहते हुए भी बात ना करने दी जाए। कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं जिसकी वजह से ऐसे कहा जाए कि ये इतने बड़े कोई नापाक अज़ाइम थे इनके, कोई ऐसे इन्होंने जराइम कर दिए हैं जिसके नतीजे में ये अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते। देखना ये होगा कि अदालत के हुक्म के ऊपर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो खान साहब की बात उनके बच्चों से करवा सकेगा या कि नहीं। काजी फ़ाइज़ ईसा से बड़े गुस्से में थे आज और वो अक्सर गुस्से में होते हैं, बड़े जज्बाती भी हैं। हाँ, जज्बात होने चाहिए, जिसके पास जज्बात ना हो वो कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन जज्बात का इस्तेमाल अच्छी जगह के ऊपर करना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि किसी को कोई इजाज़त नहीं है और पैमरा को भी मैं सख्ती से कहता हूँ कि ये टीवी के ऊपर बैठ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि जब हमने 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान से मिल के हमने डेट डिसाइड कर ली कि इलेक्शन होंगे, जब 8 फरवरी को ऐसे कह दिया तो इसमें खदशे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई चीज़ है तो वो मीडिया पे बात ना करे। अपने तौर के ऊपर फिर सहाफ़ियों ने ये सोचा कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा ऐसे कह रहे हैं हम जो हैं वो बात नहीं कर सकते मीडिया के ऊपर बैठ के या किसी व्लॉग में, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक हल तलाश किया है, वो ये है कि हम घर में बीवी बच्चों से बात कर लिया करेंगे कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है इलेक्शन ना करवाए, हो सकता है पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तो मना कर दिया है। अब बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जिनकी बीवी और बच्चे नहीं हैं वो किससे बात करेंगे, हैं भी वो सहाफ़ी। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर इतनी संजीदगी के साथ और इतने गुस्से में और तैश में आके अपनी उस बात के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं कि ये बात अटल है और ऐसा ही होगा और 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हो जाएंगे, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है और वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। और इससे कबल भी उन्होंने जो काम शुरू किए उनके ऊपर अमली जामिया पहनाया। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की इस गुस्से वाली बात को मुस्बत राय में लेते हुए ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर मुल्क की अदालत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसा कह रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबात होंगे और ये लफ्ज़ खदशा या खदशात का आप बिल्कुल जिक्र नहीं करें, तो इससे साबित ये होता है कि इंतखाबात हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आते हैं जी कि अपनों को यानी कि अफ़गानियों को अपनों ने निकाला और गैरों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगा। फिर मैं रियासत कश्मीर के हवाले से बात करना चाहूँगा। अपनों से मुराद वो भी मुसलमान, पाकिस्तान भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोग मुसलमान, वो पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो किसी मुसलमान मुल्क के लोगों के अंदर अगर कोई गैरत बाकी है तो वो यकीनन अफ़गानिस्तान के लोग हैं। बिलाशुबा उनके अंदर तालीम इतनी नहीं है अफ़गानियों में, वो पाकिस्तान से भी नफ़रत करते हैं। उसकी कुछ जेन्युइन रीज़न भी हैं और बाज़ नफ़रतों का तल्लुक़ जो है वो हकीकत के साथ भी नहीं है। 9/11 के बाद हमारे मुल्क की सरहदों को इस्तेमाल करके उनको मारा गया, कुचला गया, सत्यानाश किया गया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नफ़रत करते हैं, वो चाहे क्रिकेट हो या बाकी चीज़ें हों। हाँ, पाकिस्तान ने 37 लाख अफ़गान माजरीन को पिछले 23 सालों से पाला है। इसके ऊपर उनको हमें दुआएँ देनी चाहिए, सल्यूट करना चाहिए, हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाते। अब 37 लाख जो अफ़गानी हैं इनको अपनों ने निकाला, यानी कि मुसलमानों ने मुसलमानों को निकाला, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को निकाल दिया और
फिर आप देखिए कि इनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो गैर दे रहे हैं, गैर मुस्लिम दे रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त भी जो अफ़गान महाजरीन निकलेंगे वो बरतानिया, वो जर्मनी, और आई थिंक जर्मनी का भी नाम है, कनाडा, अमेरिका के अंदर जाएंगे। इससे कबल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो अफ़गानी थे, जब वहाँ से इनखला हुआ अमरीकी जो फोर्सेस थी उनका और तालिबान की हुकूमत आई, तो उसके बाद जहाज़ों के जहाज़ भर के लाए गए और यहाँ पे जो लोग आए उन्होंने इस तरह के ब्रांडेड कपड़े पहने थे, ऐसे जूते पहने थे, ऐसी टोपियाँ पहनी थी, वो इस अंदाज में और इस एक्सेंट में अंग्रेज़ी भी बोलते थे कि हम खुद हैरान रह गए। फिर हमने ये सोचा कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और बाकी यूरोपियन ममालिक को क्यों महसूस हुआ और उन्हें क्यों एहसास हुआ कि हम इन अफ़गानियों को जो है वो अपने मुल्क में पनाह देंगे। 60,000 ने यूके आना था, 20 आ चुके थे, अब मज़ीद आएंगे। इसी तरह से 60,000 ने अमेरिका जाना है और 60 को कनाडा, 20 सियासी पनाह देगा और सीधा सीधा इनको नेशनैलिटी देते हैं। यहाँ जब आते हैं होटलों में रखते हैं, उनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं, सारे लवाजमात उनको यहाँ के हकूक़ व फ़राइज़ दिए जाते हैं। तो अब इसमें ये भी शकूक व शबात हैं कि कहीं ये लोग जब यहाँ पनाह ले लेते हैं, जब इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, तो क्या कल इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी महाज के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कबल हम ये बात कर लेते हैं कि 37 लाख में से इस वक्त तक 1,40,000 जो अफ़गान महाजरीन हैं वो पाकिस्तान से वहाँ गए हैं, जिनके पास वहाँ के नादरा कार्ड नहीं थे, बाकी चीज़ें नहीं थी। फिर देखिए कि 40 से 50,000 या मैक्सिमम 50,000 मज़ीद चले जाएंगे तो ये फिगर 2 लाख हो जाएगा। फिर भी बच जाएंगे 37 लाख में से 35 लाख अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब इन लोगों की दूसरी तीसरी नस्ल जो है वो पाकिस्तान में परवान चढ़ रही है। जब ये पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे थे तो इन्होंने सामान कभी गधों पे लादा, कभी ट्रक के पीछे बच्चों को बांधा, और इनके पड़ोसी जो थे यानी कि महाजरीन के अंसार जो थे वो रो रहे थे कि ये क्यों जा रहे हैं। इनके करोड़ों रुपए के कारोबार थे, लाखों रुपए के कारोबार थे। इनको अचानक से नोटिस दिया गया और बाज़ जगहों के ऊपर देखा गया कि रिश्वत भी ली गई। मैं इस बात से कतई तौर इस डिनाई नहीं करता, ये रियासत की पॉलिसी और रियासत की पॉलिसीज़ को मैं या कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने सही पे राय में ये फैसला किया है और मुल्क और कौम के मफाद में फैसला किया है, ऐसे ही होना चाहिए। मगर कुछ चीज़ों को इससे बेहतर किया जा सकता था, उनको खुश असलूबी से भेजा जा सकता था। इसमें अफगान जो हुकूमत है या वहाँ के जो और इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिल्ड करके इनका इनखला होना चाहिए था और अच्छी पराय में चीज़ें होनी चाहिए थी, नफरतें नहीं पालनी चाहिए थी। मगर अब देखना यह है कि इन सारे अफगान महाजरीन को कैसे निकाला जाएगा, चूंकि 9/11 के वाक़े के बाद इनको पाकिस्तान ने रखा और अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान हुकूमत ने इनके ऊपर लगाए, इनको बर्दाश्त किया और एक बहुत बड़ा ये एक तरह से बोझ थे पाकिस्तान के ऊपर। और उसके बावजूद क्या था कि ये पाकिस्तान के अंदर जितनी भी असलहा हो, मंशियात की चीज़ें हों, बाकी चीज़ें हों, उसकी तजारत जो की गई उसमें ये लोग हिस्सेदार भी बने। अब अगर रियासत ने इनको वापस भेजने का फैसला कर लिया और इनको वापस भेज रहे हैं तो उसमें चंद चीज़ें ऐसी देखनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये नफरत न बढ़े। वो भी मुसलमान हैं, सारी चीज़ें हैं और अच्छे तरीके से और खुश उसलूबी से ये सारा अमल हो जाना चाहिए। अब उनका कारोबार कौन खरीदेगा, किस तरह से वो चीज़ें होंगी, चाहते तो इन्हीं अफगान महाजरीन को जो है वो नादरा कार्ड बना के देते। ये उस जहाँ 25 करोड़ रह रहे हैं वहाँ पे 37 लाख रहते तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ने थे। तो बरतानिया के अंदर देखें हर 10-15 सालों के बाद जितने लाखों मिलियंस के हिसाब से गैर कानूनी लोग होते हैं उनको वो यहाँ की सुकूनत दे देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये गैर मुस्लिम हो के अगर मुसलमानों के साथ या तमाम लोगों के साथ इक्वल सलूक कर सकते हैं तो वो तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। वो अपने कारोबार अगर पाकिस्तान के अंदर चलाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, रियासत के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, तो ऐसी सूरत हाल में ये बेहतर था कि वो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकते थे कंपेयर टू इस बात के कि आप उनको वापस भेजें। लेकिन रियासत ने ये एक इनिशिएटिव लिया, उसमें कोई बेहतरी होगी और इस बेहतरी को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खिता है, एक गरीब घर है कश्मीर, जिसके 50 नहीं 53 बच्चों की कफालत की जा रही है। इस वक्त बड़े दनाब, बड़े बुलंद, बड़े दबंग मेरी रियासत के एक फ़कीर वज़ीर आज़म जिनका नाम चौधरी अनवारुल हक है, वो वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर फायज़ हैं और इस वक्त उन्होंने 29 लोगों को वज़ीर बना दिया और 2-3 मशीर बने, फिर और लोगों को शामिल किया जाए तो इनकी तादाद भी मेरे ख्याल से तकरीबन अच्छी खासी बन जाती है। ये आज़ाद कश्मीर के पहले फ़कीर वज़ीर आज़म है। जब इनको वज़ारत उज़्मा के लिए वोट चाहिए था तो 48 लोगों ने इनको वोट दे दिए। जब 48 लोगों ने टोटल ऐवान के अंदर से वोट दे दिए तो उसके बाद अपोजिशन तो सरे से मर गई। अब अपोजिशन के पास कितने लोग हैं, 8-10 लोग हैं गिने चुने, वो अपोजिशन कहाँ है इसका कोई इल्म नहीं। फिर अपोजिशन के पास कम अज़ कम
जो है वो तीसरा हिस्सा अपोजिशन में होना चाहिए था, यानी कि 16 से 18 लोग उनके पास हों तो वो इजलास बुलाने की कोई करारदाद पेश कर सकते हैं स्पीकर को। अब बंदे ही 8-10 हैं, वो कानूनी और आइनी चीज़ों को पूरा नहीं करते, तो समझ लीजिए यही हुकूमत जो है वही अपोजिशन है और यही अपोजिशन हुकूमत है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपने 29 वजीर लोगों को बना दिया, उनको टीए मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा इकदाम किया आपने। 6 महीने के अंदर आप एक दिन असेंबली का इजलास बुलाते थे और खाली जगहों को पूर्ण करने की हद तक लगे रहे, और अब तक जितने भी फैसले और चीज़ें हुई हैं, मुझे ये लग रहा है कि रियासत का निज़ाम जो है वो चंद इन 50 लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, वुज़रा के लिए चल रहा है। इसमें आम आवाम का कोई फ़ायदा नहीं। वो किस तरह से, ये सवाल मैं अगर आपने आज़ाद कश्मीर के फ़कीर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब से पूछूं कि जब आटे का बहरान था, जब बिजली का बहरान था, जब लोग धरने दे रहे थे, जब ये सारे अमल हो रहे थे, तो उस वक्त आपने अवामी मफाद के लिए एक भी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया। जब आपको अपनी हुकूमत को तवालत देने के लिए, इन वुज़रा को महकमे अलाट करने के लिए जो पिछली हुकूमत ने आइन कानून साजी की थी, उसके अंदर तरमीम करने के लिए 13वीं आइनी तरमीम में तरमीम करने के लिए अपने फ़ायदे के लिए इजलास बुलाया, और उसमें तरमीम करने के बाद आपने 29 लोगों को वज़ीर बना दिया, वजारतें दे दी। हाँ, इसमें एक फ़ायदा मुझे ज़रूर हुआ, एक बंदे के वज़ीर बनने का मुझे ज़ाती तौर के ऊपर बराह रास्त फ़ायदा हुआ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बताया जाए कि वो क्यों हुआ, ये चंद महीनों तक पता चल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आपका शुक्रिया जो आपने उस शख्स को वजारत दी, उसका मुझे इस बरतानिया में बड़ा फ़ायदा होगा। सॉरी, ज़ात की बात आ गई। अनवारुल हक साहब, आप बड़े एक्टिव हैं, सारी चीज़ें हैं, मुझे ये बताइए कि अब तक जो अकाउंट्स कमेटी होती है उसके कितने इजलास हुए? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका सरबराह कौन है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो अपोजिशन के लोग होते हैं, उनकी मशावरत से सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसके इजलास क्यों नहीं हो रहे? ये वाहिद इदारा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका मतलब ही आप समझ लें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि इसमें एहतसाब होता है, पूछती है अपोजिशन, ऑडिट होता है किसने कहाँ कितने पैसे लगाए, क्या चीज़ें हुई। अगर आप इन इदारों की जो हैसियत है मार देंगे, इनके इजलास नहीं होंगे, इनको प्रॉपर तरीके से नहीं चलाएंगे, तो फिर कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी और किस तरह से पता चलेगा कि किसने कहाँ कहाँ पैसे लगाए और क्या किया? आज़ाद कश्मीर के अंदर आप भी देखें कि एहतसाब का कोई निज़ाम नहीं है। हाँ, हमारी अदालतें जो हैं वो पाकिस्तान की बानिस्बत बहुत बेहतर हैं। हाँ, हमारे यहाँ वसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हाँ, हमारे अंदर अखलाकी रवायात जो हैं वो अब भी बाकी हैं। हमारे लोग कश्मीर और नस्ल बड़े दलेर हैं, बड़े दबंग हैं और बड़े गैरतमंद हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर 29 को लोगों को वज़ीर बना देना और अपने फ़ायदे के लिए आइन और कानून में तरामीम कर लेना, और अवामी मफाद की बात आए तो चुप साध लेना, ये दोहरा मेयार है और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस रियासत के अंदर इसको तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कहा जाता है। यहाँ बेशुमार लोग सदर बने, बेशुमार लोग वज़ीर आज़म बने। इस मुल्क के पास 1 खरब 30 अरब का बजट है, तो छोटा सा खित्ता है, इसकी सड़कें बेहतर होनी चाहिए, हर घर के अंदर साफ पानी जाना चाहिए, वहाँ जितने गरीब लोग हैं उनको माहाना वजीफ़ा मिलना चाहिए, पेंशनें और तनख्वाहें मराहत देने के बाद भी लोगों को माहाना 1500, 1600, 1800 रुपये आप जो ज़रूरतमंद हैं उनको वजीफ़ा दे सकते हैं। इस मुल्क के अंदर टूरिज़म का पोटेंशल है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, वसाइल भी हैं, इख्तियारात भी हैं, सारी चीज़ें हैं, मगर मसला क्या है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लीडरशिप की कमी है, फुकदान है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उससे हुकूमत को आज़ादी चाहिए। हुकूमत अक्सर कहती है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो हमें काम नहीं करने देते। दुनिया का वाहिद खित्ता है जिसके पास 35 लाख की आबादी में से 1 लाख से ज़ायद जो हैं वो मुलाजमीन हैं। अब इतने मुलाजमीन जो रखे हैं जिनके ऊपर आप 1 खरब के करीब सिर्फ जो उनकी तनख्वाहें मराहत और पेंशन दे देते हैं, इनसे कोई काम लीजिए, कोई वहाँ बेहतरी आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। आपके पास सदर, वज़ीर आज़म, तमाम अदालतें, तमाम फोर्सेस, सब कुछ मौजूद है, मगर फिर भी 35 लाख लोगों को आप संभाल नहीं सकते। आप इस छोटे से खित्ते को, जिसका मवाजना मैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ करूं तो इसका दूध दरबा और सारी चीज़ें, बजट, सब कुछ, आबादी उतनी ही बनती है, लेकिन उसके बावजूद हमारा बजट उनसे बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कोई तरक्की नहीं हो रही और चीज़ें नहीं की जा रही, नई पार्टियाँ बन रही हैं, बाकी जमहूरियत का सत्यानाश हो चुका है। तहरीक आज़ादी का बेस कैंप जो है वो खुद उसको आज़ादी चाहिए किसी और से। तो यहाँ के रहने वाले बासियों के लिए इनकी
کسی حد تک جو حیثیت تھی اس کو کوشش کریں برقرار رکھا جائے، وہاں کے عوام جو ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے بہتر چیزیں کرتے ہوئے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے اس علاقے کو سونے کی چڑیا بنا سکتے تھے، مگر ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے اصول کے لیے تو قانون سازی اور آئین سازی کر لی، لیکن عوام کی جب بات آئی تو ہماری ریاست کے یہ فقیر وزیر اعظم اس کے اوپر خاموش رہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ یہ تھا آج کا گورکھ دھندا، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔